हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इस क्लास में मतलब इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम लिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है, बेसिकली देखिए सबसे पहले हमें जो है इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ क्या होता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। जैसे दो मासेस के बीच में एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी तरह से कूलम्स लॉ भी है। ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q, ठीक है, और दूसरा चार्ज भी है Q। अब यहाँ पर क्या है कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, या दोनों चार्जेस हो सकते हैं कि नेगेटिव हो। ठीक है, या हो सकता है कि एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा वाला नेगेटिव हो, या पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा वाला क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हो सकता है, तो चार्जेस जो भी होंगे आपको क्या करना होगा, उनके प्रॉपर साइन के साथ उन्हें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर वो r दूरी पर हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वॉट एवर विल बी, जो भी होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर एक रेडियल यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, फिलहाल में मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, तो अभी हम रेडियल वेक्टर की बात नहीं करेंगे। लेटर ऑन हम डायरेक्शंस के बारे में भी अभी आपको बताएंगे। तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स है, अब देखिए जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, रिपल्सिव है। सेम चार्जेस है ना। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो रिपल्सिव है, क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, है ना। सो दैट इज अट्रैक्टिव। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी, इनके बीच में भी लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। यहाँ पर r जो है वो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, Q1 इसका चार्ज है, Q2 इसका चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी एप्सिलॉन देखते हैं इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अभी हमने ये माना है कि यहाँ पर वैक्यूम है ना। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर वैक्यूम है। अगर एयर भी हो तो आप उसे वैक्यूम जैसे ही मान सकते हैं, क्योंकि एयर की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो पूरी क्वांटिटी आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ये आपको याद रखनी है ना। इट इज़ ए कांस्टेंट और ये आपको याद रखना है। अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको साफ पहले ही बता देता हूँ। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर रखा है एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो चार्ज है इस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, और Q2 भी इस पर फोर्स लगा सकता है, कुल मिलाकर दोनों फोर्सेस लगाते हैं।
तो मान लीजिए कि मुझे पता लगाना है कि Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाता है ना, सो फोर्स ऑन Q1 है ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। तो ये इसको लिखते हैं हम लोग F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ओके, इसे लिखेंगे ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर आपका Q1 Q2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है से R1 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो हमें जिस पर फोर्स निकालना है, हमें Q1 पर फोर्स निकालना है, तो हम उसका वेक्टर पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसका वेक्टर पहले लिखेंगे, दूसरे का वेक्टर पीछे लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर क्यूब लगाएंगे और R1 - R2। देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं, जिस पर आपको फोर्स लगाना है आप उसको बस पहले लिख दीजिए बस, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या है, पीछे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q1। अब मैं लिखूंगा R2 को पहले और R1 को बाद में, ठीक है। नीचे मॉड है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और वो इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नीट, IIT, JEE में आते हैं और PGT में भी आते हैं, और इनका यूज़ इवन CSIR नेट और गेट एग्जाम में रफ वर्क के फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकली अगर आप बात करें तो मीनिंग होती है कि ऐसा एरिया जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस हो सकता है किसी टेस्ट चार्ज पर, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बट मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पर सिस्टम कैसे चल रहा है मैं बता दूँ आपको। तो ये तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बेसिकली यहाँ पर है एक क्यू डैश, ठीक है, हियर इट इज क्यू डैश। और अब ये क्यू डैश जो है, ठीक है, अपने चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखे हैं क्यू, ठीक है, सपोज दैट वी हैव प्लेस सम टेस्ट चार्ज क्यू, ठीक है, और क्यू डैश से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पता लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कुछ हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए जैसे आपने देखा, तो अब अगर मुझे यहाँ पर कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया कि क्यू डैश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो पहले मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश अपॉन R², है ना। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, क्यू डैश, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट देखो, अगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सिंपली आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दैट इज सिंपली इक्वल टू QE। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पर फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स निकालना है, तो उस चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। और ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है, इसलिए इसको जो मैंने बताया है इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं बच्चों। अगर दो चार्जेस, तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2,
अगर ये दो चार्जेस r दूरी पर हैं तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। ओके, सो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर 1 है और इस चीज़ का आपको आगे के लिए ध्यान भी रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस डेल यू अपॉन डेल आर से, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से जो फोर्स है इन दोनों के बीच का वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी भी इसी से को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली द, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी पोजीशन आर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन ही है। तो यहाँ पर हम जो है इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी पर मानते हैं और प्रेजेंट पोजीशन ये होती है। तो मतलब ये यहाँ पर पार्टिकल इन्फिनिटी पर था, ठीक है। m2 यहाँ पर इन्फिनिटी पर था, ये m1 है, सॉरी ये q1 है। यहाँ पर जो q2 है वो उसको इन्फिनिटी पर हमने माना, ठीक है। और उसको यहाँ से r पोजीशन तक लाने में, ठीक है, जितना वर्क लगा, ठीक है, उस वर्क का जो नेगेटिव होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यही है और आपको ये याद रखनी है बच्चों। दूसरा होता है पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं सिंपली अभी यहाँ पर पोटेंशियल लिख रहा हूँ। पोटेंशियल बच्चों, पोटेंशियल इज़ वेरी इजी। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर से सुन लीजिए, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, क्योंकि इसकी ऊपर वाले की यूनिट होती है जूल, ठीक है, और नीचे वाले की जो यूनिट होती है वो है आपकी कूलम, ठीक है। ओके, तो इसकी यूनिट हो गई ये जूल पर कूलम, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर और आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है और फोर्थ इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। ये हमारा v है विच इज़ इक्वल टू u अपॉन q, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि दोनों के बीच में, ठीक है, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकालते हैं, पोटेंशियल से निकालते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से आप नोट कर लें। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। देखो मैं यहाँ से अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो मैंने दोनों तरफ इसको एफ को क्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर यू अपॉन क्यू। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये किस रिलेशन में चेंज हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर में, ठीक है, इस रिलेशन में आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। जिस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव एफ डॉट डी आर, ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक मतलब एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2d है तो जो डाइपोल मोमेंट होता है p, ठीक है, उसको हम लिखते हैं चार्ज ऑफ एनी वन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस 2d, ठीक है। तो ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट।
तो यहाँ पर हम बेसिकली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज मिलकर ही इलेक्ट्रिक डायपोल बनते हैं। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज पास में होते हैं तब बनता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज है, का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। मैग्नेट्स में बात की जाए तो ये होता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, मतलब साउथ नेगेटिव पोल की तरह होता है और ये नॉर्थ जो है पॉजिटिव पोल की तरह होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये हमारा डाइपोल है और यह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस क्यू, ठीक है, और ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे निकल रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। सो इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, सो दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है कि ये इसको इस तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो ये एक प्रकार के कह सकते हो कि दोनों पर इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो ये एक प्रकार की इक्विलिब्रियम कंडीशन है और इसमें ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसा मोड़ दें, अगर हम इसको ऐसा मोड़ दें, ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये है कि जब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो इसके पास अगर थीटा एंगल से इसे ट्विस्ट कर दिया तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस, ठीक है, पी डॉट ई, गॉट इट, माइनस पी डॉट ई। तो यहाँ पर ये होता है और इसे लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर पी और ई के बीच में, तो पी इस तरफ है, ठीक है, सॉरी ई इस तरफ है और पी इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो ई इस तरफ है, पी इस तरफ हो गया, हमने ट्विस्ट किया। तो आप देख सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपको पता लगाना है कि कितना वर्क डन किया गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है, कि कितना वर्क डन किया गया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस कंडीशन में टॉर्क भी लगता है क्योंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, तो इस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है, ठीक है, पी क्रॉस ई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको ये बोलूँगा कि जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब ये स्टेबल कंडीशन होती है। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो ये होती है प्लस पी ई, ठीक है। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब ये एक अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम इसको, इस डाइपोल को, जैसे आपको मालूम है कि डाइपोल ये पहले ऐसे था, अगर हम इस डाइपोल को ऐसे हमने मोड़ा और हमने इसको ऐसे ट्विस्ट करने के बाद, मतलब रोटेट करने के बाद अगर हम इसे वापस से छोड़ दें तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरफ जाएगा फिर वापस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो ये जो इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी ई, ठीक है। हम इसे डिराइव कर सकते हैं बट वी विल नॉट बी डिराइविंग राइट नाउ। बट हाँ, मैं आपको अगर आपको कभी भूल जाते हो तो मैं आपको याद लगाने के लिए कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड कितना था, ठीक है, ये सभी को याद रहता है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है। तो आई एम जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें आई ऊपर आ रहा है, ठीक है, और के जो है यहाँ पर वो पी ई है, ठीक है, दैट इज वेरी सिमिलर टू के, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो कई बार बच्चे क्या होता है जो गलती करते हैं वो पी ई को ऊपर लिख देते हैं और आई को नीचे लिख देते हैं, तो ये गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां नहीं होंगी आपके यहाँ अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई आई अपॉन पी। तो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P is the dipole moment, E is the electric field. I hope so this won't you won't forget now. सिंपल पेंडुलम के केस में होता है 2 पाई रूट ओवर L अपॉन जी, ठीक है, इसी यहीं पर मैंने बता दिया। और एक और होता है ट्विस्टेड सिलेंडर, है ना, जब हम सिलेंडर को ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर I अपॉन सी, ठीक है, सी टॉर्जियन रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो ये मैंने तीनों फॉर्मूलेज एक साथ इसलिए लिख दिए हैं ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है फिजिकल पेंडुलम वाला, वो ही बताता हूँ। फिजिकल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर
I/mgl, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है फिजिकल पेंडुलम के रूप में। तो आप देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ऊपर आता है, इसमें भी ऊपर है, मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, I=mr², ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गॉस लॉ की तरफ। गॉस लॉ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉस लॉ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो आप यहाँ पर एक सरफेस इमेजिन कर सकते हैं और इस सरफेस, क्लोज सरफेस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से निकल रहा है, तो इस सरफेस से एक फ्लक्स लिंक्ड है ना। सो दैट फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सरफेस, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से निकलती है। तो जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे लिखते हैं, ठीक है, E.ds, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिंपली Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गॉस लॉ है और इसकी मदद से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। गॉस लॉ को हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करें तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो चार्ज आप देख रहे हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से जब ये कटेगा इंटीग्रेशन तो यहां बचेगा डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ का, ठीक है। दोनों फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं जिनमें कि गॉस लॉ उसका फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट राइट नाउ, लेटर वी विल डू इट इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ आपको बता दूँ, जैसे अपने पास एक प्लेन सीट है। अगर प्लेन सीट है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि थिन है या थिक है। अगर ये थिन है तो हम यहाँ पर थिन ले लेते हैं। अगर ये थिन है तो इसके पास सिर्फ एक ही सरफेस होगा, सॉरी इसके पास सिर्फ, हाँ, अगर ये थिन है तो इसके पास एक ही सरफेस होगा जिसमें चार्जेस होंगे, राइट। सो लाइक दिस, सो इट इज थिन सरफेस, थिन, सो इट इज थिन। तो इसके पास एक्चुअली में एक ही सरफेस है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका जो अगर हम देखें कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इससे, ठीक है, कुछ दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये होता है सिग्मा, मतलब चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट देखो, अगर मेरे पास जो सीट है वो थिक होती तो क्या होता, तो थिक सीट कुछ ऐसी होगी, राइट। इसके पास 2 सरफेसेस हो जाएंगे लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि एक सरफेस तो इसका यहाँ है जहाँ चार्जेस हैं और एक सरफेस इसके जस्ट पीछे है, ठीक है। एक सरफेस इसके जस्ट पीछे है जो हमने यहाँ पर, जो आपको पीछे जो दिख नहीं रहा, उस वहाँ साइड भी चार्जेस हैं। तो इसमें इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्जेस हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो मैं वैसे तो इन्हें डराइव कर सकता हूँ गॉस लॉ से, बट आपको याद रखना है कि थिन सीट, तो ये थिक है, ठीक है, थिक सीट है। तो आपको ध्यान रखना है कि थिन सीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक होता है, थिक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से 2 हट गया है ना, तो ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कोई भी कंडक्टर हो, व्हाटसोएवर कंडक्टर, ठीक है, अगर उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो उसके जस्ट ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। तो किसी भी कंडक्टर के जस्ट ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और उसके जस्ट नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे रिसाइड करते हैं, अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम आगे। नेक्स्ट है हमारा चार्ज इनसाइड कंडक्टर। चार्ज इनसाइड कंडक्टर। तो सपोज दैट कि ये कंडक्टर है, तो एक्चुअली बच्चों आपको अब यही ध्यान रखना होगा कि आप जब भी कंडक्टर को चार्ज देते हो, ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं ना उसके सरफेस पर रिसाइड करते हैं जाकर। जो चार्जेस होते हैं ना उसके सरफेस पर ऐसे रिसाइड करते हैं, उसके अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आप जो भी चार्ज देते हो उसकी सरफेस पर आ जाते हैं, वो अंदर रिसाइड करते ही नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कंडक्टर की। तो चार्ज रिसाइड आउटसाइड, ठीक है, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। सो चार्ज इनसाइड कंडक्टर, चार्ज इनसाइड कंडक्टर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, या ये कह सकते हैं Q इनसाइड इक्वल्स टू जीरो। जब क्योंकि Q इनसाइड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो Q इनसाइड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और चार्ज भी अंदर जीरो होता है। ठीक है, और इसके जस्ट बाहर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा चार्ज डेंसिटी। देखिए ये देखो एक मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा डायग्राम सा बनाने की। स्टूडेंट्स देखो आप इस डायग्राम में क्या नोट कर रहे हो कि यहाँ पर कर्वे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो छोटा है ना। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या है, छोटा है 1 पॉइंट पर। अगर आप यहाँ देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर ज़्यादा है ना। R2 को देखेंगे तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व का जो रेडियस है वो यहाँ पर ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है ना, R2 बड़ा है और R1 छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी R1 पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और R2 पर 0.2 पर जो है वो कम होगी। मतलब सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, बिकॉज R1 इज लेस देन R2। ठीक है, तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तो पॉइंटेड एंड्स में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाता है। तो पॉइंटेड एंड्स में, ठीक है, या एजेस में चार्ज ज़्यादा होते हैं, वहाँ एक चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। तो पॉइंटेड एंड्स में, पॉइंटेड एंड्स पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है मतलब वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे कैविटी के बारे में। ठीक है, कैविटी के बारे में जानो। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये होलो है, तो ये कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं इस कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज रख देता हूँ तो अब क्या होगा, देखिए सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझना अच्छे से कि क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता क्या है। देखिए सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, तो जब हमने चार्ज अंदर दिया ना तो पता उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि वो जो चार्ज था ना वो पूरी तरह से कैविटी के बाहर आ गया, अंदर अब कोई चार्ज बचा ही नहीं है, तो बाहर चार्ज आ गया, पूरा चार्ज जो है वो बाहर आ गया। अब आप बोलोगे कैसे, देखो अंदर जो चार्ज दिया था प्लस, तो उसके लिए यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, और इस माइनस चार्ज के लिए बाहर जो है प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, और बेसिकली इतने पोर्शन में देखोगे तो नेट चार्ज जीरो हो गया।
तो अब आपको ये चीज़ आगे के लिए भी ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी भी कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज इंड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इनसाइड जो होता है क्यू इनसाइड वो एक्चुअली में ज़ीरो हो जाता है, और जो चार्जेस हम देते हैं उतना ही चार्ज एक्चुअली में बाहर प्रकट हो जाता है, बाहर आ जा अपीयर हो जाता है, ठीक है। सो क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, आप समझ में आ गया। अगर आप एक चार्ज रख देते हो अंदर तो कुछ समय के बाद सारा चार्जेस बाहर अपीयर हो जाता है, ठीक है, अंदर रिजल्टिंग चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा डिटेल में है, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, बट इस वीडियो में वो कवर नहीं होगा। बता देता हूँ वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में क्या रहता है कि हमारे पास एक लाइन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, हमारे पास एक सर्किल है जिसमें चार्जेस हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया। अगर हमारे पास एक होलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कुछ दूरी पर, अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो कितना होगा। साथ ही पर हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड से भी कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, जबकि फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा क्लोजली सिमिलर हैं। तो मैं आपको क्या करूँगा बेसिकली मैं एक टेबल बनाकर आपको समझाऊंगा जहां पर हम सभी फॉर्मूलेस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बट हम इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम वहाँ पर उस आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा आपको डिटेल में, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, बट उसके लिए हम हमारी एक नई क्लास रखेंगे, एक नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को एक साथ स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, ताकि उनके फॉर्मूलेस कंपेयर करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।